देखो सुनो सब ध्यान से। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ से मेन फिजिक्स हम लोग का स्टार्ट होगा। अब हम लोग जो स्टार्ट करें मेन 11th का सिलेबस के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे। इसकी कुछ हल्की फुल्की कहानी हम फिजिकल क्वांटिटी में समझा चुके थे। देखो वेक्टर अभी नाम पे हम नहीं आ रहे हैं, हम लोग के पास बहुत सारी क्या है बताओ, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी उसकी पहले बात करते हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी का अच्छा एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का मास, जैसे मार्कर हम हाथ में लिए हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, जैसे वेट, मास और वेट में डिफरेंस पता है ना। जैसे मास, इसमें कितना मास है उसके करेस्पॉन्डिंग है वेट, कि ये अर्थ पर कितना वेट फील कर रहा है। मून पर इसका वेट कुछ और हो जाएगा, लेकिन मून पर इसका मास वही रहेगा, ठीक है। तो ये वेट, मास। और क्या हो सकता है, जैसे टाइम, कि हम लोग की क्लास जो होगी वो 45 मिनट या 1 आवर की होगी, तो ये हो गया टाइम उसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। वेलोसिटी, कि कोई कितनी वेलोसिटी से अपनी कार को, बाइक को, साइकिल को चला रहा है। और क्या हो सकता है, जैसे स्पीड, कि कौन कितने स्पीड से अपनी बाइक, कार या साइकिल को चला रहा है, ठीक है। जैसे और क्या हो सकता है, और हो सकता है फोर्स, कि हम इस बोर्ड पर अपने हाथ से कितना फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से कितना हम वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम बताए थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। तो बोलेंगे कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। और जो मेजर नहीं किया जा सकता वो क्या होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। जैसे कि हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, हमको बहुत प्यार आ रहा है, तो ये सब का कोई भी मेजरमेंट का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि भाई 2 किलो प्यार आ रहा है, 5 किलो प्यार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फीलिंग है। जैसे कोई भी फीलिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगा, और जो मेजर नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये वेक्टर चैप्टर कहाँ से आ गया इसमें, देखो फिजिकल क्वांटिटी को ना 2 टाइप में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं। देखो तुमको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं पहले टाइप में, अगर हम बात करें पहले टाइप में, जिनको हम केवल उनका मैग्नीट्यूड बता दें तो काम हो जाएगा। और जो सेकेंड टाइप है उसमें हमको 2 चीजें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए, प्लस उसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ये बोलें कि हम लोगों की जो क्लास है वो 45 मिनट चलेगी, ठीक है, 45 मिनट। तो देखो ये 45 क्या हो गया, बोले सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मिनट क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। तो ये सफिशिएंट सेंटेंस है कि हम लोगों की क्लास आज 45 मिनट चली है, ठीक है। तो ये 45 मिनट सही है, ये क्लियर है बात, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि जैसे हम अपने घर से 2 किलोमीटर चलेंगे तो हम लोग स्कूल पहुंच जाएंगे, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। जैसे मान लेते किसी को रास्ता बताना हुआ, कोई नया स्टूडेंट है जिसको अपने घर पे वो बैठा हुआ है और उसके गार्जियन जो स्कूल देख के आए हुए हैं, तो अपने बच्चे से बोले कि देखो बेटा ऐसा है कि तुम घर से 2 किलोमीटर चलोगे अगर तो स्कूल पहुंच जाओगे। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। इस 2 किलोमीटर के बाद से वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको बताना पड़ेगा ना कि भाई 200 मीटर चलोगे तो चौराहा आएगा, तो वहां से कहाँ मुड़ना है वो सब बताना पड़ेगा। मतलब कि कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटीज जरूर होती हैं जहां मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर के अलावा हमको डायरेक्शन भी बार बार बताना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, मान लो हम लोग जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर किए, ठीक है। अब हम उसको बता दें कि भाई तुमको ऐसे ऐसे एड्रेस पे आना है, ठीक है। मान लेते वो हम लोग के घर से 50 मीटर की दूरी पर या 100 मीटर की दूरी पर है और हमको वो दिख रहा है, 100 मीटर दिखेगा, मान लेते 50 मीटर दिख रहा है, ठीक है। कि 50 मीटर दूरी पर हमको वो दिख रहा है, हम अपने घर के छत पर से उसको देख लिए। अब वो हमको फ़ोन किया और वो चौराहे पर है, हमको फ़ोन किया कि सर हम आ चुके हैं खाना लेकर, या जो भी मंगाए हैं वो लेके आ चुके हैं, अब बताइए आपका घर किधर की तरफ है। अगर वो एक चौराहे पर है, अगर हम उससे ये बोले कि भाई 50 मीटर चलो हमारे घर पहुंच जाओगे, तो वो तो नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि चौराहे पर तो 4 अलग अलग रास्ते हैं। उन रास्तों में अगर किसी गलत रास्ते पर चल गया, कंफर्म 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से वो हमारे घर से तो और दूर होता जाएगा। तो हमको ये प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भाई 50 मीटर चलना तो है, लेकिन किस दिशा में चलना है, नॉर्थ में चलना है कि ईस्ट में चलना है कि वेस्ट में चलना है कि साउथ में चलना है।
तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग के दो क्वांटिटी बांटे, ऐसी क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा उनको क्या बोल देंगे हम लोग, बताओ, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। ये ना ऐसे ही समझा, जैसे देखो कई बार कंफ्यूजन ये आता है बच्चों को कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या, तुमको देखो शुरू से बता रहे हैं, फिर से हम बता देते हैं एक बार। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बोले जिसको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, एक वेक्टर और एक स्केलर। स्केलर क्वांटिटी कौन होती है, जिसमें अगर तुम केवल मैग्नीट्यूड बता दो तो हम मैग्नीट्यूड का मतलब बताएं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अगर दोनों क्वांटिटी होगी तो हम लोग बोल देंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी। यहां तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन कि सर स्केलर और वेक्टर पहचानने की कैसे, तो सिंपल बात है, तुम ना इसको विजुलाइज करो, 90 to 95% चांस है कि हमको सोच के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। हम एग्जांपल पे आते हैं। जैसे पहला एग्जांपल टाइम, हमको 2 घंटे तक क्लास लेनी है, आज हम लोग 5 घंटे पढ़ेंगे, आज 45 मिनट तक क्लास चलेगी। तो ये सब क्या हो रहा है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, 2 घंटे 45 मिनट 5 घंटे तक पढ़ना है, ये सब केवल मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सफिशिएंट है, ठीक है। इसका मतलब कि जो टाइम है वो कैसी क्वांटिटी है, बताओ, वो टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। हम बोले कि हम लोगों को आज मार्केट जाके, या फिर हम लोग की मतलब जैसे हम लोग के गार्जियन हमसे बोले कि देखो बेटा ऐसा है कि आज 2 किलो आम लेके आना है, तो 2 kg मैंगो। तो अगर हम 2 kg की बात करें कि 2 kg, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है भाई, मस्त आम आ रहा होगा बार बार, तो 2 kg मैंगो की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में सफिशिएंट सेंटेंस होगा। मार्केट हम जाएंगे 2 kg आम लेकर चले आएंगे, तो भाई ये 2 kg जो है वो सफिशिएंट सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि जो मास हुआ, मास वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें, जैसे हम ये बोले कि अगर आप यहां से, जैसे एग्जांपल समझना ना, जैसे हम ये बोले कि हमसे 10 मीटर की दूरी पर एसी है, 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर की दूरी पर अगर हम अपने हाथ को बढ़ाएंगे तो हम एसी को टच कर लेंगे। वैसे अलग बात है कि हमारा हाथ 10 मीटर दूरी तक नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर मान लो हम 10 मीटर की दूरी इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमको एसी मिलेगा, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कि हमसे 10 मीटर की दूरी पर एसी है, टच करना है। तो 10 मीटर की दूरी बहुत सारी हो सकती है कि नहीं, जैसे हम अपने देखो, हम ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, तो हम अलग अलग कई सारे डायरेक्शन चल सकते हैं। तो हमको हर डायरेक्शन तो एसी नहीं मिलेगा, हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एसी मिलेगा कि नहीं। तो अगर हमको एसी टच करना है या किसी अलग पर्सन को हमको बताना होगा तो हम बोलेंगे ना कि हमसे 10 मीटर की दूरी पर नॉर्थ में एसी है, वेस्ट में एसी है, ईस्ट में एसी है, साउथ में एसी है। तो ये बात हमको पूरा क्लियरली बताना पड़ेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को क्लेरिफाई करना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल पे बात करेंगे, किसकी, स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। चलो, तो वेक्टर चैप्टर का नेम लिख लो, चैप्टर नेम वेक्टर, और अब उसमें लिखो तो अभी कोई हेडिंग नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखना शुरू करो। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पॉइंट करके लिखना, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी। लिख लिए।
फर्स्ट हेडिंग डाल लो स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट हेडिंग है स्केलर क्वांटिटी, उसमें लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have, those physical quantities which have magnitude only, magnitude only are known as scalar quantity, are known as स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखें देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका ना एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये उतना फील नहीं देगा ये वाले से, हम एक और बोल रहे हैं, जो हम समझा रहे थे वही होगा, ठीक है। दोज क्वांटिटीज which requires magnitude only to represent it completely are known as स्केलर क्वांटिटी। देखो ध्यान दो एक बार, क्या बोल रहे हैं, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली टू रिप्रेजेंट इट कंप्लीटली आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं भाई। इसका क्या एग्जांपल होगा भाई, पहला एग्जांपल तो सिंपल सा है, टाइम, ठीक है, टाइम। सेकंड एग्जांपल मास, ठीक है। थर्ड एग्जांपल अगर हम बात करें तो हो जाएगा वर्क, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अभी हम लोग को समझ में नहीं आ पाएगा, तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जहां जहां आएगा वहां प्रॉपर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और वेक्टर के एंड होते होते तक जब तुम दोबारा इस चीज को पढ़ रहे होगे वर्क को ना, तो तुमको एकदम लॉजिकली पता होगा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। टाइम, मास, वर्क, डेंसिटी, वॉल्यूम, पावर, और क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो गया, पावर हो गया, डिस्टेंस हो गया भाई, डिस्टेंस, और कुछ लिखें क्या, अच्छा अभी तो छूट रहा है, स्पीड, ठीक है। और देखें क्या, वर्क ऑन एनर्जी, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और फोर्स, हाँ, टेम्परेचर, हीट, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज किसका एग्जांपल है, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन कैसे फिजिकल क्वांटिटी बोले, स्केलर क्वांटिटी है ये। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं ये बात, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी रहे, यूनिट लिखा रहे, वो पूरा मिल के ही क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से नोट कर लो इसको। अब सेकेंड हेडिंग नोट कर लेंगे भाई। सेकेंड हेडिंग वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। अब तो बताइए भाई, हम लोग के चैप्टर का नाम ही है वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब हम लोग आगे जाके इसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अरे गड़बड़ हो गया क्या ये, एक मिनट, ध्यान देना, देखो तुम,
those physical quantity which require magnitude and direction both to represent it completely, are known as वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और करके एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप हिसाब से, मतलब उसको अपने हिसाब से लिख लेना सब। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे स्केलर में दोनों डेफिनेशन बनाए ना, वैसे ही वेक्टर का भी दोनों बना के लिख लेना अपने से। देखो यहाँ हम सिर्फ एक ही का डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं भाई। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पूरा नहीं लिखना है भाई इसका स्पेलिंग, फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, फिर क्या आता है, कुछ नई नई चीजें आएंगी, हो सकता है एकदम सुने ही नहीं होंगे नाम, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम बताएं ना कि जहां जिस चैप्टर में आएगा वहां बहुत अच्छा लगेगा। जैसे यही चैप्टर अगर 12th और टारगेट बैच के बच्चे देखते हैं तो उनको बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर 11th का बच्चा देखता है तो उसको लास्ट तक, मतलब 11th के खत्म होने तक उसको यही समझ में नहीं आता कि सर ये चैप्टर पढ़े क्यों होते हैं। ठीक है, तो तुमको ये ख्याल रखना है भाई, बिल्कुल कंफ्यूज होकर परेशान नहीं होना। जहां हम बोलेंगे, जहां हमको ये लगेगा कि बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है, उसको हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन से सिखाएंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सर जैसे 2-3 चीजें समझ में आई, ये कौन कौन सी चीज आई, तो इसको अंडरलाइन कर लो, बस अंडरलाइन कर लो, ताकि हम लोग इसको आगे जाके जब समझेंगे तो ताकि तुमको समझ अच्छा कि भाई इस चैप्टर में ये क्लियर हो गया तो उस पर से टिक लगा लेना। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में किसी में ये क्लियर तो उस पर टिक लगा लेना, ताकि तुमको ये रहे कि क्या अभी नहीं आ रहा है और क्या क्या हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अपनी नोट्स अपने हिसाब से बनाएं, जितना बेहतर तरीके से दिमाग ला के बनाओगे ना, उतना बेहतर तुम्हें वो एग्जाम में भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जो चीज़ जहां समझ में, इसको अंडरलाइन कर लो, हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वो तुम्हारे ऊपर है। ये कंफर्टेबिलिटी बनाओ धीरे धीरे भाई। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो उसको वहीं क्लियर करने की कोशिश। जैसे ऐसे क्या होगा कि डाउट इकट्ठा होता रहेगा, पूछेंगे नहीं तो वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमको तो पता चलेगा नहीं, तुम्हारे मन का डाउट हमको कैसे ही पता चल पाएगा। हमको जितना समझ में आता है हम यहाँ बता देते हैं, अगर फिर भी कुछ बच रहा है तो जरूर पूछ लिया करो। ठीक है, हम तो कई बार बोले भी हैं, फिर बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी डाउट रहा कर तो जरूर पूछा करो, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रहेगा ना। अगर मान लेते हैं कि तुम अगर पूछे ही नहीं, फिर वो एक डाउट, फिर किसी 3-4 लेक्चर बाद फिर डाउट, तो साल के अंत में इतना लगेगा इससे तुमको कि अरे इतने सारे डाउट हो गए कि चैप्टर वीक हो जाता है। इसलिए डाउट को ना जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश किया करो, कि पूछ के उसको क्लियर करके खत्म करो। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, और क्या हो सकता है, टेम्परेचर, करंट, वॉल्यूम, एरिया, हाँ, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब नए नए टर्म्स है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो अंडरलाइन करते चलें और आगे बढ़ते रहें, पूछ के सब क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और ये समय के साथ चैप्टर से मिलेगा ही तुमको। ठीक, चलो, तो ये इतनी बातें हो गई भाई किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब हम बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक वेक्टर और एक स्केलर। मेनली क्यों वर्ड बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि ना एक और तरह की क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, वो हम समझाएंगे जब आगे जाकर चैप्टर से मिलेगा, वो तो हम उसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी से यही समझ के रखें कि स्केलर और वेक्टर 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात यह आता है कि सर तब हम लोग वेक्टर नाम का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, स्केलर नाम का चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे वेक्टर एक टाइप है तो हम लोग वेक्टर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्या स्केलर भी एक चैप्टर आएगा? बोले नहीं, स्केलर कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन से जो गुणा भाग जोड़ घटाना करते आए हैं ना, वही गुणा भाग जोड़ घटाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब किस में यूज हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी में यूज हो जाएगा। इसलिए उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन
वेक्टर को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में अलग अलग कहानी आती है, इसीलिए वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे, लिखो हेडिंग, हेडिंग लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चैप्टर, हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चैप्टर। चलो पहला पॉइंट उसमें करते हैं, लिखो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चैप्टर, ठीक है। ध्यान देते हैं भाई एक बार। फर्स्ट पॉइंट, वी आर नॉट स्टडिंग, ये लिखेंगे इसको अच्छे से, वी आर नॉट, हर चीज, अभी तुमको लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक बात है, समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी लिखते रहे, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद वीडियो देखने पर टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग, नोट्स में जितनी ज़्यादा बातें लिखी रहेंगी ना उतना जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। क्या लिखें, वी आर नॉट स्टडिंग स्केलर नेम्ड चैप्टर because एडिशन कौन सा एडिशन, वो एडिशन में समझ लेना, बल्ब वाला एडिशन समझ रहे हैं सब, एडिशन, फिर क्या था बताओ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, because addition, subtraction, multiplication and division of scalar quantities follows simple algebraic law, ठीक है। सिंपल एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, विच इज ऑलरेडी वेरी नोन टू अस, ठीक है, विच इज ऑलरेडी वेरी नोन टू अस, जैसे हम लोग को खुद ही सबसे पहले से ही पता है सब कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है दिमाग में आ सकता है कि सर कैसे, क्या चीज़ है ये, हो सकता है सिंपल एल्जेब्रिक लॉ भूल रहे हैं, पता होगा जरूर से, बस नाम नहीं क्लियर होगा तो हो सकता है गड़बड़ लग रहा हो। जैसे अगर हम बोले कि भाई हमको 5 kg में 2 kg ऐड करना है, क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी था, तो 5 kg में 2 kg ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल कितना आ जाएगा, 7 kg आ जाएगा, भयानक आसान बात है ये तो। अच्छा, अगर हम बात करें कि नहीं 5 kg में से ना 2 kg को माइनस करना है, तो कोई बात नहीं, तो कितना आ जाएगा, बोले 3 kg आ जाएगा, यही है सिंपल एल्जेब्रिक लॉ, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं हम बोले नहीं हमको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है 5 kg में 2 kg का, तो बोले सर ये भी सिंपल बात है, कितना आ जाएगा, बोले ये तो आ जाएगा 10 kg स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि kg भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा, फोर्थ पे अगर हम ध्यान दें तो बोले कि सर 5 kg में 2 kg का डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 2.5। ये बात ध्यान रखें कि जो यूनिट होता है ना, यूनिट उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन वैसे ही होता है जैसे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज का करते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी बात है भाई, ये समझ कर रखें अच्छे से कि जैसे यूनिट के लिए चलते हैं वैसे, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए चलते हैं ना, वैसे ही सेम तरीके से यूनिट के लिए भी चलेंगे। देखो जैसे kg मल्टीप्लाई की kg स्क्वायर, kg अपॉन kg कर देते हैं, 2/2 तो 2 उड़ा देते हैं, वैसे अगर kg अपॉन kg हो तो kg भी उड़ा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2.5। ये क्या है, तो बोले ये है सिंपल एल्जेब्रिक लॉ, ठीक है, सिंपल एल्जेब्रिक लॉ। अब हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं, चलिए कुछ खतरनाक ऐड करके दिखाइए। 5 kg में 2 सेकेंड अगर ऐड करना होगा तब कैसे करेंगे, तो ये नहीं होता है ना। अरे मास में मास को ऐड करते हैं, टाइम में टाइम को ऐड करेंगे, मतलब सेम ही तो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है।
ऑल्दो डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी मिलेगा ना स्केलर में, जब भी मिलेगा ऐसे मिलेगा, केजी में केजी को ऐड करना है, केजी में सेकंड को ऐड, केजी में केजी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, या सेकंड में सेकंड को ऐड करना होगा, सेकंड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सिंपल तरीके से कर लेते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। और अगर किसी को ये नहीं पता है तब तो मतलब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग एक बार, जैसे दिमाग लगाना एक बार ना। जैसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का। जैसे अगर हम बोले कि हमको 10 मीटर में 2 सेकेंड से डिवाइड करना है, तो बोले सिंपल ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सही है। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ना वो अलग अलग यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम यूनिट वाले का ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा आगे ना, देखना सुनना सब। अब कुछ कुछ कहानी तो क्लियर हो रही है कि भाई स्केलर नाम का चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्केलर का तो सब पता है, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी सब आता है। अगर कभी आ गया, पूछा गया, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, तो कहीं कहीं यूज में आ जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट कर लेंगे। इसीलिए स्केलर नाम का चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर नाम का चैप्टर। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं भाई, देखना। अब बात यह आती है कि सर क्या वेक्टर क्वांटिटी के साथ कहानी अलग होती है? क्या उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग होता है? बोले बिल्कुल, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम अलग है, उसका मल्टीप्लिकेशन एकदम अलग है, ठीक है। तो उसकी कहानी एकदम अलग चलेगी। ध्यान देते हैं सेकेंड पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटीज does not follow simple algebraic sum, simple algebraic sum, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज follows वेक्टर क्वांटिटीज follows वेक्टर एडिशन लॉ। एकदम ध्यान से सुनो, हम लोग का जो चैप्टर है ना 80%, 70 to 80% इसी लॉ के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। वेक्टर एडिशन लॉ, भयानक इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्या बोले हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज ना एल्जेब्रिक सम को फॉलो नहीं करता है, सिंपल एल्जेब्रिक सम को। तो फिर क्या फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है वेक्टर एडिशन लॉ। इसको हम लोग वैल बोल रहे हैं, वैल, VAL, ठीक है। आगे अगर यूज करना होगा तो हम लोग वैल ही बोलेंगे इसको, ठीक है। वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करता है। अब ये लॉ क्या है, कैसे लगाते हैं, उस पर बात करेंगे, बट हम इसके कुछ चमत्कारी रिजल्ट दिखा देते हैं, ठीक है। चमत्कारी रिजल्ट देख लिया जाए कुछ। वैल के चमत्कारी रिजल्ट। चमत्कारी रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं? चमत्कारी रिजल्ट इसलिए बोल रहे हैं, चमत्कारी रिजल्ट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो पढ़ के आए हैं उससे एकदम अलग अलग चीजें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, भाई ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर एडिशन लॉ है तो वेक्टर पर ही लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वो मान लेते हैं क्या है, वो है मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं फोर्स को, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट याद है क्या? फोर्स का यूनिट की बात किए थे हम लोग, याद करो। तो बोले फोर्स का जो यूनिट था वो था कितना, कौन सा था? न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट था, ऐसा यूनिट तो न्यूटन था। अच्छा, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर हम 10 न्यूटन फोर्स लगाए, ठीक है, 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन में हम लोग 10 न्यूटन ऐड करेंगे ना तो 0 न्यूटन भी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन 0 न्यूटन आ जाएगा।
कभी कभी हम लोग 10 न्यूटन ऐड करेंगे ना तो 20 भी आ जाएगा। तो बोले तो सर चमत्कार नहीं रहा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता होगा ना कि 10 न्यूटन में 10 न्यूटन ऐड करें तो 10 ही आ जाए, लेकिन यहाँ 10 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इस 10 न्यूटन को कुछ बोल रहे हैं, लेट्स से इसको मान लिया हम लोग A, इसको मान रहे हैं B, ठीक है। तो ऐसा होगा ना कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 से लेके 0 के बीच में कुछ भी आ सकता है। मतलब 10 और 10 जोड़ने पर ना 12 भी आ जाएगा, 10 और 10 जोड़ने पर 2 भी आ जाएगा, 10 और 10 जोड़ने पर 18 भी आ सकता है। मतलब कुछ भी ला सकते हैं हम, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर हम 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन को माइनस करें ना तो भी 20 आ सकता है। 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन माइनस करें ना तो भी 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर एडिशन लॉ के चमत्कारी, अरे गड़बड़ हो गया क्या, कट गया, वेक्टर एडिशन लॉ के चमत्कारी रिजल्ट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो क्या लॉ है, क्या ऐसे पढ़ेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ कितने टाइप के होते हैं, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो अभी तो मैं हल्की फुल्की बात हम समझा दिए थे, फिर से हम रिवाइज करा देते हैं क्या क्या बातें हम लोग किए। आते ही हम बात किए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम फिर से बताएं। फिर हम बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बस मैग्नीट्यूड बोल दें तो वो पूरी तरह से डिफाइन हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, ठीक है। जैसे इस पर बेस्ड एक कहानी टाइप का भी सुन लो, देखो। जैसे मान लो तुमसे एकदम सिंपल सी बात बोले कि जैसे नहीं धमाल मूवी टाइप का सोचो कि भाई 4 दोस्त थे, मान लो 4 दोस्त हैं, वो गए घूमने टहलने, ठीक है। मे बी ये कहानी जो है ये अलग सर जो है फिजिक्स वाला वाले वो भी ये कहानी सुनाए थे, ठीक है। सुनना देखना ध्यान से कि भाई धमाल मूवी है, मान लेते धमाल मूवी टाइप का कोई सीन हुआ कि हम 4 दोस्त हैं, 4 लोग गए घूमने, मस्त घूम रहे थे। अब क्या हुआ कि उनको अचानक दिखा कि यार कोई एक आदमी था जो साइड के रोड के किनारे एकदम गिरा पड़ा था, भयानक एक्सीडेंट हो गया है, पूरा ब्लड वर्ड निकल रहा है। तो ये लोग उतर के जाते हैं, उससे बात करते हैं। तो वो दोस्त वो जो जिसको चोट लग चुका रहता है वो बताता है, ये लोग बोलते हैं कि भाई चलो तुमको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो बोलता है नहीं अब इतना ज़्यादा खून बह चुका है कि मेरा मरना तय है, ठीक है। लेकिन मेरा कुछ राज है जो हम तुम लोग को बता देना चाह रहे थे। तो एकदम क्यूरियस हो गया कि अच्छा ठीक है बताओ भाई। तो अब क्या हुआ कि वो बताया कि भाई कि गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन है, वहाँ एक बड़े से डब्लू के नीचे, डब्लू के जो डब्लू से एक बड़ा सा सेंट सेबेस्टियन गार्डन जहाँ एक बड़ा सा डब्लू है, उस डब्लू से 10 मीटर की दूरी पर खजाना गड़ा हुआ है जहाँ बहुत लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात हैं सब। अब ये चारों एकदम खुश, अब ये चारों दौड़ के उस आदमी से मरते आदमी को छोड़ के भागना शुरू कर दिए कि चलो चला जाए, अब जो पहले मिलेगा वो अपना उस गहने को ले लेगा, जो भी जवाहरात और जो भी है वहाँ पे जो लाखों करोड़ों की संपत्ति वो पूरा उनका हो जाएगा। तो अब ये जो मर रहा था वो कुछ बोला कि भाई ऐसा सुनिए, कि पूरी बात सुन तो लीजिए कि वो कहाँ है, वो तो हम बता दें, लेकिन ये लोग सुने नहीं। वो लोग अपने अपने रास्ते पे एकदम अपनी अपनी गाड़ी से जो भी था उन लोग के पास बस अपना अलग अलग भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वो सारा सामान ले लेगा। अब तुम ऐसे सोचो, एकदम सिंपल बात है भाई कि वो गोवा जाएंगे, सेंट सेबेस्टियन गार्डन में जाएंगे, उनको एक बड़ा सा डब्लू भी मे बी पॉसिबल है मिल जाए, लेकिन 10 मीटर का डिस्टेंस समस्या करेगा। ऐसा सोचो, इमेजिन करो, मान लो यहाँ हम एक बड़ा सा डब्लू रखें, ठीक है। अब इस बड़े से डब्लू के 10 मीटर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इधर हो गया कि नहीं। मान लेते पहला दोस्त पहुंचा, उसको लगा अच्छा डब्लू 10 मीटर दूर यहाँ, अब गड्ढा खोदना शुरू किया, यहाँ उसको नहीं मिला, दुखी होकर बैठ गया। अब कोई और दोस्त बोला नहीं हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 10 मीटर दूरी पर गड्ढा खोदा नहीं मिला, ये यहाँ पे खोद लिया चौथा, तीसरा, और यहाँ पीछे चौथा खोद लिया। अब वो इन चारों जगह पर खोद लिए, उन लोगों को मिला कि यार खजाना तो नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे सोचो 10 मीटर के डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, वो एक पूरा सर्कल बन रहा है कि नहीं, तो वो पूरे सर्कल पे गड्ढा कि उनको फिर नहीं मिला। अब सोचो समस्या क्यों है, समस्या ये है कि भाई अगर मान लेते ऐसे सरफेस है, यहाँ एक बड़ा सा डब्लू है, तो जो 10 मीटर का डिस्टेंस है वो नीचे भी हो सकता है कि नहीं, अरे जमीन है ना ये, तो ये तो सरफेस पर ना भी खोजे तो जमीन के नीचे भी 10 मीटर जगह जगह हो सकता है कि तुम ऐसे सोचो एक हॉलो हेमिस्फेयर बनाओ, हॉलो हेमिस्फेयर टाइप का 10 मीटर रेडियस का, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां उन लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो वो उस मरते हुए व्यक्ति की पूरी बात नहीं सुने,
वो बताने वाला था डायरेक्शन के बारे में, कुछ बता रहा होगा कि भाई डायरेक्शन जान लो, लेकिन वो लोग सुने नहीं और वो लोग बस सेंट सेबेस्टियन गार्डन, बड़ा सा W और 10 मीटर सुन के दौड़ना भागना शुरू कर दिए। मतलब तुमको ये बस सिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम लोग के 11th-12th की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी जहाँ हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बहुत यूज पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल समझाते हैं, भाई फोर्स है, बहुत सारी चीज़ें बताएं ना, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी जहां हम लोग को डायरेक्शन भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ एक चैप्टर शुरू मतलब सबसे स्टार्टिंग में ही वेक्टर पढ़ ले रहे हैं ताकि हम लोग को आगे जाके किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा, चालू कहाँ से होगा बोले, जैसे ही वेक्टर खत्म करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो तुमको वहीं मेन 3 वेक्टर क्वांटिटीज मिल जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी उतना ही रोल रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो फिर हम बताएं कि भाई इस कलर क्वांटिटी को क्यों आगे लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम नॉर्मल सिंपल अलजेब्रिक सम जैसा था, ठीक है। वेक्टर को क्यों लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक सम को फॉलो ही नहीं करता है। ये क्या फॉलो करता है, तो नई चीज वैल को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। अब वेक्टर एडिशन लॉ इतनी अलग चीज क्यों है, तो हम उसे कुछ चमत्कारी रिजल्ट दिखा दिए कि भाई 10 में 10 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 आ सकता है, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 10 आ सकता है, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 18 आ सकता है, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 2 आ सकता है, मतलब कुछ भी ला सकते हैं। सिमिलर तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 भी ला सकते हैं, 0 भी ला सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके 10 भी ला सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन से तरह तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, इसलिए वेक्टर एडिशन लॉ जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि हम लोग की लाइफ में मतलब ये 11th-12th की जिंदगी में, पढ़ाई वाली जिंदगी में बहुत जरूरत जगह पड़ेगा किसका, वेक्टर्स का। तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जगह जगह हम इसके रिजल्ट को यूज करेंगे, तो थोड़ा बोरिंग लगे तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में पूरा दम लगा के देखेंगे, 1 या 2 लेक्चर में भी, अगला लेक्चर भी थोड़ा बोरिंग सा लगे क्योंकि टाइप ऑफ वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ेंगे ना, तो इन 2 लेक्चर का बेसिक आना बहुत जरूरी होगा। तो ख्याल रखेंगे कि बहुत जरूरी है कि इस बात को हमेशा ख्याल रखना है, इस बात को एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा के रखो कि ये चीज़ें जो हम आज 2 लेक्चर में कवर करेंगे, इनका यूज आगे आने वाले लेक्चर्स में बार बार हम यूज करेंगे। आज हम इस लेक्चर पे केवल इस बात पे जोर दिए कि भाई क्या यूज है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं भाई कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। सुनना, देखना ध्यान से। अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देखते रहो, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें, पहली बात, वेक्टर आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। सबसे पहले कि भाई कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको लिखना है, हम बोले, जैसे हम ये वर्ड कई बार यूज करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, या वेक्टर ए वेक्टर बी बोलेंगे। जैसे हम बोले कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए ऐसे बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर ए, ठीक है। ए के ऊपर ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है। या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या अंतर है भाई, बोले इसमें बहुत सारा इंक खर्चा हो रहा है, नहीं, देखो ऐसे तुम्हारा बहुत सारा इंक खर्चा होगा, हमारे बहुत सारा इंक खर्चा होगा। एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया गया, रुक जाओ एक मिनट, ये इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ कि बोल्ड फॉर्म में वो लेटर्स को हम लोग अगर बोल्ड फॉर्म में लिखे हैं, मोटा मोटा लिख रहे हैं, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। या क्या तरीका है कि उसके ऊपर एरो बना देंगे। तो हम लोग अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी का यूज करेंगे। ऐसे इंक भी बहुत खर्चा होगा, टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए हम लोग हमेशा इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, पहला कंफ्यूजन, अच्छा इसका मतलब वेक्टर ए इधर होगा, नहीं 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 नहीं, वेक्टर ए इधर होगा ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे एरो बना, इसका मतलब वेक्टर इधर है, गलत। वेक्टर ए चाहे इधर हो तो भी ऐसे नहीं बना देना, पता चला ऐसे बना दिए सब, नहीं नहीं,
तो भी जो वेक्टर ए होगा वो ऐसे ही बनाएंगे। वेक्टर ये क्या है, ये किसी चीज का डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ए का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो भी ऐसे ही बनाना है, ए का डायरेक्शन ऐसे है तो भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है उसके डायरेक्शन को। अगर मान लेते हैं ऐसे है तो भी उसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये एकदम स्टैंडर्ड है। अगर वेक्टर ए दिखाना है तो ऐसे ही दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे। जैसे अगर हम बोलें कि हमको वेक्टर बी दिखाना है तो हम लोग क्या बोल देंगे, बी वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, बी वेक्टर। या फिर क्या करेंगे, बोले या फिर इंक खर्चा करेंगे, ठीक है, या फिर बी को ऐसे बोल्ड सा लिख लेंगे, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसी कहानी है, हम लोग बार बार अब इसको ऐसे ही लिख चलेंगे, ये वाला नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका हो गया। और कैसे दिखाएंगे, एक तरीका है भाई रिप्रेजेंट करने का, जैसे देखो एक और तरीका कैसे है, अगर हम लोग को मान लेते हैं एरो से दिखाना है, बाई एरो, तो ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ये वाला इस तरह से। मतलब अगर मान लेते हैं, एक बार ध्यान देना ना, मान लेते हैं कि अगर ये वेक्टर है तो ऐसे दिखाएंगे हम, ऐसे ऐसे। ये क्या बता रहा होगा, तो ये ना डायरेक्शन को बता रहा होगा, वेक्टर के डायरेक्शन को, वेक्टर के डायरेक्शन को, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है, हेड। इसको हम लोग, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग टेल बोलते हैं। और ये जो पूरा लेंथ है एरो का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो लेंथ क्या बता रहा है, जितना ज्यादा लंबा एरो होगा तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है, ठीक है। जितना कम लेंथ होगा हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड कम है। और जो हेड है वो बता रहा होगा डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है। हम इस बॉटल पर अपने हाथ से पकड़ के इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ, ठीक है। और इस वाले हाथ से पकड़ के इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसे हम ऐसे खींच रहे हैं बॉटल को इस तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से, एक इधर और एक इधर, ठीक है। देख रहे ध्यान से, जैसे अगर हम बोले कि हम फोर्स लगा रहे हैं बॉटल पर, ये बॉटल ऐसे, इस बॉटल पर हम इधर की तरफ लगा दिए कितना फोर्स, लेट से 10 न्यूटन, ठीक है। और इस पे हम फोर्स लगा दिए कितना, 10 न्यूटन। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि दोनों का जो लेंथ होगा ना, लेंथ वो एकदम सेम रखेंगे, ऐसे बराबर बराबर। तो ये बता रहा होगा कि दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। मतलब अगर एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया तो हम एकदम आराम से, अगर कंपेयर करना है तो बहुत अच्छा तरीका होगा एरो, ठीक है, कि एरो की लेंथ देखेंगे। अगर एरो का लेंथ सेम है तो लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को। लेंथ जो है, लेंथ वो क्या बताता है, बताओ, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। अच्छा, ये जो एरो है, ये जो ये हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो हम समझ गए कि भाई एक का डायरेक्शन इधर है, इधर, ठीक है, और एक का डायरेक्शन इधर इधर है, ठीक है। अब जो हम ये इधर इधर बोल रहे हैं ना, उस इधर इधर को सही कर लेते हैं। ये इधर इधर अब हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, एकदम रट लेंगे और याद रखेंगे। ये पूरे 11th-12th की ज़िंदगी में या आगे कोई भी ज़िंदगी में, मतलब अगर पढ़ रहे होंगे तो आगे की पढ़ाई की ज़िंदगी में ये चीज़ कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। एकदम स्टैंडर्ड बना लिया गया है ताकि सबका आंसर, बुक का, क्वेश्चन का, सब कुछ का जो तरीका हो वो सेम रहे, इसलिए स्टैंडर्ड बनाया गया। क्या स्टैंडर्ड है, इधर की तरफ क्या होता है, बोले इधर की तरफ होता है नॉर्थ, इधर की तरफ, इसको एन से दिखा दिए। इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ होता है ईस्ट, इसको दिखा दिए ई से। इधर की तरफ क्या होता है, वेस्ट, इसको दिखा दिए डब्ल्यू से, ठीक है। और ये इधर क्या है, ये इधर है हम लोगों का साउथ, ठीक है, इसको दिखा दिए हम लोग एस से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्थ, ये हो गया हम लोग का वेस्ट, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो ये इन 4 डायरेक्शंस में रहेगा, हमेशा स्टैंडर्ड है तो रट के रखना है। जैसे हम बोलेंगे कि ये वाला 10 न्यूटन किधर लग रहा है, बोले ये वाला 10 न्यूटन तो सर ईस्ट में लग रहा है, ये वाला 10 न्यूटन किधर लग रहा है, वेस्ट में लग रहा है, ठीक है। तो वो उस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, हेड हमेशा हमको बताएगा डायरेक्शन के बारे में, और लेंथ ऑफ द एरो जो होगा, लेंथ जो होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रही होगा, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो इतनी कहानी है, चलो बस करते हैं।
बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।